ओके, हेलो एवरीबॉडी। सो अपन बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट के यूनिट में ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। और हमने देखा था कि ग्लूकोज के दो प्रकार के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। एक तो साइक्लिक है, एक नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो कुछ रिएक्शंस के अकॉर्डिंग, कुछ फिनोमिना के अकॉर्डिंग जो आपके बेयर थे, बेयर ने सजेस्ट किया था कि ग्लूकोज का नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। और उसके कॉन्फ़िगरेशन की भी अपन ने बात की थी, विन्यास की बात की थी। दो टाइप का विन्यास अपन ने देखा था, डी और एल। टोटल उसके 16 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं ग्लूकोज के, और उसमें से दो कॉन्फ़िगरेशन अपन ने देखे थे, डी और एल। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि कुछ ऐसी भी रिएक्शंस थी, कुछ ऐसे फिनोमिना थे जो ग्लूकोज के नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर से समझ में नहीं आते। जैसे अपन ने देखा था कि शिप रिएजेंट, ग्लूकोज जो होता है आपके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, वो शिप रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि उसको करना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर एल्डिहाइड है। जो भी एल्डिहाइड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, एल्डिहाइड जो आपके फंक्शनल ग्रुप होता है, वो शिप रिएजेंट से रिएक्शन करता है। सेकेंडली अपन बात करें कि अपन ने देखा कि जो आपका ग्लूकोज होता है वो म्यूटा रोटेशन शो करता है। अभी म्यूटा रोटेशन क्या होता है उसकी बात अभी थोड़ी देर में अपन करेंगे कि म्यूटा रोटेशन फिनोमिना का मतलब क्या है, उसकी भी अपन थोड़ा डिस्कशन करेंगे अभी। और अपन ने इसके साथ साथ देखा यहाँ पर कि जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जब ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसको जब देखा जाता है, तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड का कोई स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, मतलब वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एल्डिहाइड शो ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं थी, या ये कुछ ऐसे रिएक्शंस थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर से समझ नहीं आ रही थी। तो इस बेसिस पे ये कहा गया कि आपके नॉन साइक्लिक जो ग्लूकोज है उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है ना, कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, और जब ये माना गया कि आपका जो ग्लूकोज है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, उसके बेस पर किस प्रकार से, जब ये माना गया कि आपका ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बेसिस पर किस प्रकार से जो अपन ने फिनोमिना की बात की है, फिनोमिना कैसे एक्सप्लेन होते हैं, इसकी बात करते हैं। उसके साथ साथ एक और बात अपन को यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपका जो ग्लूकोज है वो ये ग्लूकोसाइड, या जैसे आपका जो फ्रुक्टोज होता है वो फ्रुक्टोसाइड जैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, उसकी बात भी अपन आगे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तीन बातें कही। अब इन तीनों बातों के अकॉर्डिंग, मतलब इन तीन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, पहला कौन सा, शिप रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता। दूसरा कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन का एग्जामिन करते थे वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं आता। तीसरा अपन ने बात किया कि जो आपका ग्लूकोज का जो एक्वस सॉल्यूशन है ये म्यूटा रोटेशन शो करता है। उसके बेसिस पर आपके एक साइंटिस्ट है टॉलेन, टॉलेन को अपन जानते हैं, टॉलेन रिएजेंट भी अपन ने पढ़ा है। ये जो टॉलेन साइंटिस्ट है, इन टॉलेन साइंटिस्ट ने कहा कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। अब इन्होंने ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को किस तरह से डिफाइन किया उसको अपन देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक बार मैं बना लेता हूँ नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर जो अभी पहले बनाया था अपन ने, ये मैं डी फॉर्म बना रहा हूँ उसकी। ये आपके ग्लूकोज का नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6, ये आपके ग्लूकोज है। कौन सा ग्लूकोज है, ये इसका नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये डी ग्लूकोज है। तो टोलेन ने क्या सजेस्ट किया, टोलेन ने ये सजेस्ट किया कि यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे होता है कि जो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन होता है और ग्लूकोज का 4 या 5, दोनों में से एक कार्बन को सजेस्ट किया था, कार्बन नंबर 4 या कार्बन नंबर 5 के बीच में क्या होता है, ऑक्साइड बॉन्डिंग होती है। ऑक्साइड बॉन्डिंग का मतलब क्या है, जैसे ऐसे देख, यहाँ पर ऐसा होता है, जैसे मैं एल्डिहाइड को इसके प्रॉपर वे में ऐसा होता है, एल्डिहाइड आप जानते हो यहाँ पर एच होता है, यहाँ पे OH होता है। तो इन्होंने इस तरह से सजेस्ट किया कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आ जाता है H, ठीक है, और यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कार्बन नंबर 4 या कार्बन नंबर 5 से कनेक्ट करता है ऑक्सीजन द्वारा, इस तरह से। ये कार्बन 4 भी हो सकता है, कार्बन 5 भी हो सकता है, पर ज्यादातर कौन सा प्रिफर किया हुआ है, कार्बन 5, उसका भी रीजन अपन आगे पढ़ेंगे। तो टोलेन ने सजेस्ट किया कि आपके इस तरह का स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। मतलब यहाँ पर इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में अपन क्या देख रहे हैं, जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड दिख ही नहीं रहा है आपको, है ना। वहां पर तो आपको एल्डिहाइड नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो एल्डिहाइड दिख रहा था, पर यहाँ पर आपको किसी भी तरह का एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल या एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि जो आपका पहला कार्बन जिसका एल्डिहाइड था
और ये 5वें कार्बन के बीच में इस टाइप की बॉन्डिंग होती है। जो ये इस टाइप की बॉन्डिंग यहाँ पर हुई है, इस बॉन्डिंग को अपन क्या बोलेंगे कि ये अंतराअणुक, ये आपके अंतराअणु क्रिया द्वारा हेमी एसिटाइल ऑक्साइड का निर्माण हुआ। यहां पर ये जो बना है ये हेमी एसिटाइल ऑक्साइड वलय, हेमी एसिटाइल ऑक्साइड वलय, हेमी एसिटाइल ऑक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हुआ है किसके बीच में, इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में। ठीक है, और ये जो कार्बन है यहां पर, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को कौन सा कार्बन बोला जाता है, एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन इंग्लिश में लिखो तो एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। एनोमेरिक कार्बन इसलिए बोल रहे हैं इस तरह की बॉन्डिंग के कारण। ये हेमी एसिटाइल की बॉन्डिंग है। हेमी एसिटाइल तो एक होता है कीटल होता है, हेमी एसिटाइल होता है ना, इस तरह की चीजें, यहाँ एसिटाइल होता है, इस तरह की चीजें 12th क्लास में आपने पढ़ रखी हैं। अपन मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो इस तरह की बॉन्डिंग होती है। इस तरह की बॉन्डिंग कौन सी, हेमी एसिटाइल ऑक्साइड वाले का फॉर्मेशन होता है, इसका यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या होता है, हेमी एसिटाइल ऑक्साइड वाले का फॉर्मेशन होता है। टोलेन ने सजेस्ट किया, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये था कौन सा, डी ग्लूकोज। अब यहाँ पर भी डी ग्लूकोज के दो तरह के फॉर्म सजेस्ट किए टोलेन ने। पहला कहा कि ये इस तरह का जो विन्यास है, इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसको क्या बोला, इसको बोला अल्फा डी ग्लूकोज। दिस इज योर अल्फा डी ग्लूकोज। इसको उन्होंने क्या बोला कि ये कौन सा है, अल्फा डी ग्लूकोज है। और इसी का एक बीटा डी ग्लूकोज भी उन्होंने सजेस्ट किया। थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन दोनों का चेंज है, बाकी स्ट्रक्चर तो वही है। मतलब यहाँ पर ये है कि आपका जो नॉन साइक्लिक ग्लूकोज का जो डी कॉन्फ़िगरेशन था, उस डी कॉन्फ़िगरेशन से साइक्लिक ग्लूकोज के दो कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज और एक बनेगा आपके पास बीटा डी ग्लूकोज, है ना। तो इस तरह के दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेंगे। अब बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, ये होगा बीटा डी ग्लूकोज। ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको इन्होंने कहा कि ये क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज होगा। ठीक, ये दोनों ही किसने सजेस्ट किए थे, आपके टोलेन ने। ये है बीटा डी ग्लूकोज। दोनों ही क्या साइक्लिक है, दोनों हेमी एसिटाइल है। क्लियर है, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि हेमी एसिटाइल का मतलब क्या है। हेमी एसिटाइल का अगर मैं आपको एक थोड़ा सा मतलब बताऊं तो आपने देखा होगा, देखो यहाँ पर समझना पड़ेगा। ये कार्बन, एक कार्बन से क्या OH और ये OR क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एस्टर ग्रुप, या आप इसको एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं। जब इस तरह के ग्रुप जुड़े होते हैं, इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं हेमी एसिटाइल। अगर ये दोनों ही, मान लो यहाँ पर कुछ भी होगा ना, यहाँ पे R हो सकता है, H हो सकता है, ऐसे होता है, या दोनों R हो सकते हैं, ये हेमी एसिटाइल होता है। देन अगर मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर दूं तो ये OR हो गया, ये भी, ये एसिटाइल हो गया। इस तरह के मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, एसिटाइल। अब आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहाँ पर ये कार्बन दिख रहा है आपको, इस कार्बन से एक OH कनेक्ट है और एक O कनेक्ट है, O, और ये O किससे जाके जुड़ रहा है, कार्बन से जाके जुड़ रहा है। मतलब इस तरह का ही कुछ हो रहा है यहाँ पर। एक तो OH है और एक क्या है, OR है ना। तो ये इस तरह का बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए अपन बोलते हैं इसको हेमी एसिटाइल ऑक्साइड वाला है ये। और इस कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, एनोमेरिक कार्बन। ये कार्बन एनोमेरिक है। और ये दोनों जो समावेवी बने हैं, एक तो है आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज, एक है आपके पास अल्फा बीटा डी ग्लूकोज। इनको बोलते हैं अपन एनोमर्स। क्या बोलते हैं, एनोमर्स समावेवी कहते हैं। एनोमर्स समावेवी या एनोमर्स आइसोमर्स इनको बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एनोमर्स है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन हो गया, ये एनोमेरिक कार्बन हो गया। इसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है। ये और ये दोनों एनोमर्स समावेवी हैं। इन कार्बन को क्या बोला जाता है, एनोमेरिक। मतलब आपने जिस तरह से पढ़ रखा है, कायरल जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, ये एनोमर या एनोमेरिक कार्बन भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। जब इस तरह की हेमी एसिटाइल बॉन्डिंग मिलती है, उस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एनोमर कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो टोलेन ने जो तीन अपन ने रीजन पढ़े, उस टोलेन ने उस तीन रीजन के अकॉर्डिंग सजेस्ट किया कि आपके ग्लूकोज के कितने, दो टाइप के साइकिल और भी हो सकते हैं। ये तो अपन ने किसकी बात की है, सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। उसी तरह से एल का भी अल्फा बीटा हो सकता है, पर अभी अपन लिमिटेड बात करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में अपन जाएंगे नहीं अभी यहाँ।
तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी अपने सामने कि आपका जो ग्लूकोज है वो शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्ट क्यों नहीं करता था, या फिर आपका जो ग्लूकोज है वो यूवी, उसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो म्यूटा रोटेशन क्यों शो करता है, या आपका जो ग्लूकोज है उसका जो यूवी स्पेक्ट्रम है, यूवी स्पेक्ट्रम में एल्डिहाइड क्यों नहीं आता। अब इसको अपन देखो, टोलेन ने ये स्ट्रक्चर सजेस्ट किए और इस स्ट्रक्चर को सजेस्ट करने के बाद टोलेन ने क्या किया, सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसकी हेल्प से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका कैसा सॉल्यूशन ढूंढोगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्शन की। देखो शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्शन कौन करता है, एल्डिहाइड करता है, ठीक है। एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है वो आपके यहाँ एल्डिहाइड का जो फंक्शन ग्रुप है वो शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्शन करता है। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, वो टोलेन रिएजेंट, वो फैलिंग सॉल्यूशन से तो रिएक्ट कर लेता है पर शिफ्ट से नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फैलिंग सॉल्यूशन है और जो टोलेन रिएजेंट है ये दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये एल्डिहाइड से रिएक्शन कर लेते हैं ग्लूकोज के अंदर जो होता है वो, है ना। या फिर मैं ये कहूँ यहाँ पर जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड से क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर पाते हैं। पर आपका जो शिफ्ट रिएजेंट होता है, ये शिफ्ट रिएजेंट की रिएक्टिविटी कम होती है, ये बहुत ही कम रिएक्टिविटी होती है कंपेरिजन में। तो अब क्या है, यहाँ पर आपके जो एल्डिहाइड की फॉर्म में तो है नहीं ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन अगर अपन जनरल एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में ऑक्सीजन किस टाइप से रहता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक पाई होता है एक सिग्मा होता है। पर अगर आपकी इस तरह से है स्ट्रक्चर तो यहाँ ऑक्सीजन तो अवेलेबल है पर ये ऑक्सीजन की ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक तरह से कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, इसकी एनर्जी थोड़ी हाई होगी, तो शिफ्ट रिएजेंट ये बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता या इनसे रिएक्ट नहीं कर पाता। पर जो आपके टोलेन रिएजेंट होता है या फिर आपके जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है वो कर लेता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी हाई होती थी। ये पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि शिफ्ट रिएजेंट की रिएक्टिविटी कम होती है तो अगर इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तो इस बॉन्ड से वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ये आपकी पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड बात करें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें अपन तो यहाँ पर सिंपल सा दिख रहा है कि आपके जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, जब ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है तो उस कंडीशन में आपके पास एल्डिहाइड है ही नहीं, है ना। आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है क्या, मतलब ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट जरूर हो सकता है, ये कुछ अगर रिएक्शंस होंगी, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होंगी तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये नॉन साइक्लिक में चेंज हो जाएगा और आपका ये एल्डिहाइड देगा आपको, ये जो हेमीएसिटल है वो। बट यहाँ पर अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो एक्वस सॉल्यूशन की कंडीशन में या कोई यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एल्डिहाइड ग्रुप का कोई प्रूफ दे ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड जैसी कंडीशन अपन को लग नहीं रही। तो ये इसकी दूसरी जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या हुआ, दो प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन आराम से हो गया। अब बात करते हैं म्यूटा रोटेशन की। देखो म्यूटा रोटेशन मतलब क्या होता है, तो अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा म्यूटा रोटेशन। तो दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिल गया आपको, अब अपन बात करते हैं इसकी म्यूटा रोटेशन का थोड़ा डिस्कशन करते हैं। म्यूटा मतलब आपका जो ग्लूकोज का जो जलीय विलयन होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज होता है, ये म्यूटा रोटेशन शो करता है। अब म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या है, तो म्यूटा रोटेशन का मतलब ये है कि जो भी आपके मॉलिक्यूल हो या जो भी आपके सॉल्यूशन हो, जो भी आपके केमिकल हो, उसका जो स्पेसिफिक एंगल है, स्पेसिफिक एंगल का मतलब क्या है, या फिर मैं यूँ बात करूँ स्पेसिफिक रोटेशन एंगल, जिसको अपन अल्फा से डिनोट करते हैं और उसको कैलकुलेट भी करते हैं अपन 12th क्लास में। 12th क्लास में जो आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री का चैप्टर होता है उसमें जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स का जो टॉपिक होता है उसमें अपन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अल्फा का वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ अल्फा से मतलब क्या है, अल्फा से मतलब है यहाँ पर आपके घूर्णन कोण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, घूर्णन कोण की, कि आपका कोई भी XYZ, कोई भी आपके पास जो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है वो PPL को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस तरह से रोटेट करता है ना। ये अल्फा से आप पता कर सकते हो। मान लो जैसे कोई आपके पास XYZ कोई भी मॉलिक्यूल है जो ऑप्टिकली एक्टिव है तो आप उसके लिए अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि वो आपके PPL को कितने एंगल पे रोटेट कर रहा है और किस तरफ रोटेट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कर रहा है या राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा है या क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, स्मॉल डी या स्मॉल एल का किस टाइप से रोटेट कर रहा है, ये आप पूरा पता कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो आपको किसमें वैल्यू मिलेगी, प्लस आप मिलेगी, जैसे मान लो प्लस 10 डिग्री मिलेगी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा जैसे मान लो -20 डिग्री। तो इस तरह से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका जो भी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है ये किस तरह से आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है। अल्फा की मदद से पूरी कैलकुलेशन पॉसिबल है, की जा सकती है।
अब यहाँ पे ग्लूकोज के केस में क्या होता है, ग्लूकोज के केस में ये देखा गया कि इसका जो एक्वस सॉल्यूशन जब ग्लूकोज का बनाते हैं, तो जैसे ही ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन बनता है इनिशियली, तो ये क्या करता है, ग्लूकोज का जैसे ही इनिशियली सॉल्यूशन बना, तो ग्लूकोज का जो डी कॉन्फ़िगरेशन वाला जो आपके पास मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज का डी कॉन्फ़िगरेशन वाला जो आपके पास मॉलिक्यूल होता है, ये कितना +112 डिग्री 112 डिग्री का एंगल शो करता है। ठीक है, मतलब ये कितना रोटेट कर देता है, आपके 112 डिग्री रोटेट कर देता है। कौन सा होता है ये आपके, पर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये एंगल घटकर कितने पर आ जाता है, 52 डिग्री पे आ जाता है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है समय के साथ टाइम टू टाइम आपके जो स्पेसिफिक रोटेशन एंगल की जो वैल्यू है, या जो आपके घूर्णन कोण की जो वैल्यू है, वो घूर्णन कोण की वैल्यू बदल रही है। मॉलिक्यूल अपने घूर्णन कोण की वैल्यू को बदल रहा है। पहले वो शुरुआत में वो जो आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, उसको 112 डिग्री घुमाता था वो प्लस में, पर टाइम टू टाइम वो क्या कर रहा है, 112 से सिर्फ 52 पे आ गया। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बीटा वाले की बात करूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बीटा डी ग्लूकोज की, अगर बीटा डी ग्लूकोज की मैं अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ, ये किसकी थी, ये अल्फा डी ग्लूकोज की थी, ध्यान से सुनते रहना अच्छे से। अगर मैं बीटा डी ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूँ और इसके एक्वस सॉल्यूशन बनाकर मैं देखता हूँ, तो इनिशियली इसके लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, +19 डिग्री होती है। पर ये भी टाइम टू टाइम चेंज होकर किसमें चेंज हो जाता है, 52+ में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह की घटना देखने को मिल रही है। यहाँ अपन को वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं, अपन सिंपल सा ये याद रखेंगे कि समय के साथ टाइम टू टाइम जो स्पेसिफिक रोटेशन एंगल या जो घूर्णन कोण है, जो विशिष्ट घूर्णन कोण है, उसकी वैल्यू चेंज कर रहा है ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज का आप लोगे अल्फा डी ग्लूकोज लोगे, तो इसका जलीय विलयन बनाओगे, जैसे ही शुरुआत में 112 देगा, फिर 52 पे आ जाएगा। बीटा डी ग्लूकोज लोगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, शुरुआत में 19 पे आएगा, उसके बाद किस में आ जाएगा, 52 पे आ जाएगा वापस। तो इसे बोलते हैं अपन म्यूटा रोटेशन। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल अगर इस तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल आपको परिवर्तित घूर्णन प्रदर्शित कर रहा है ना, चेंजेबल या फिर वेरिएबल रोटेशन शो कर रहा है, तो उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं, वो मॉलिक्यूल कौन सा फिनोमिना दे रहा है, म्यूटा रोटेशन का फिनोमिना दे रहा है, म्यूटा रोटेशन कर रहा है। अब ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है। तो अगर मैं नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर से ये समझाने जाऊं तो कभी समझ में नहीं आएगा। नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर से अगर मैं ये फिनोमेना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि आपका जो म्यूटा रोटेशन होता है वो नॉन साइक्लिक से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो नहीं हो पाता। उसके लिए आपको कौन सा स्ट्रक्चर कंसीडर करना पड़ता है, साइक्लिक। अगर मैं ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊं या बताऊं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अगर मैं इससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो म्यूटा रोटेशन क्यों शो करता है, तो मैं कर सकता हूं। मैं कैसे करूंगा, देखो ध्यान से देखना इसको। तो फिर अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन क्या है इसका। तो इसका रीजन ये दिया गया कि जैसे ही मानो आपने जलीय विलयन बनाया किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसका आपने क्या बनाया, एक्वस सॉल्यूशन बनाया। तो उस एक्वस सॉल्यूशन में, उस जलीय विलयन में आपके पास दो प्रकार के कारक होते हैं। आपके पास अम्लीय कारक मतलब एसिडिक फैक्टर, और आपके पास बेसिक फैक्टर एल्कलाइन फैक्टर या फिर क्षारीय कारक, दोनों होते हैं। ठीक है, आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आप जानते हो H2O में दोनों तरह के कारक उपस्थित हैं। या फिर मान लो कि आपने कोई भी ऐसा सॉल्यूशन लिया या ग्लूकोज का ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसमें आपके अम्ल क्षार दोनों फैक्टर अवेलेबल है, आपके पास एसिड का फैक्टर भी है और आपके पास बेस का फैक्टर भी है। तो उस केस में क्या होता है, ये जो आपके अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये ब्रेक हो जाता है और ये सिंपल डी ग्लूकोज में चेंज हो जाता है ना। मतलब क्या होता है कि ये जो आपको अल्फा डी ग्लूकोज दिख रहा है ये किसमें चेंज हो जाएगा, डी ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, सिर्फ डी ग्लूकोज में। और जब तक चेंज होता रहता है जब तक दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। और आपको ये जो दिख रहा है ना +52, ये किसका है, ये आपके डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन एंगल है, अल्फा है, घूर्णन कोण है ना। ये जो आपको 52 दिख रहा है ये भी किसका है, डी ग्लूकोज का ही है। तो यहां पर ये कहा गया
कि जैसे ही अल्फा डी ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो जल होता है उसके अंदर एसिडिक फैक्टर और बेसिक फैक्टर दोनों होते हैं, उस वजह से जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो डी ग्लूकोज के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, इसलिए उसका जो पहले जो एंगल था वो कितना था, प्लस 112 था, वो घट के कितना आ गया, 52 पे आ गया। और उसी तरह से जब बीटा डी ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो भी चेंज हो जाता है किसमें, डी ग्लूकोज में। वो जब तक चेंज होता है तब तक कि डी ग्लूकोज के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। और बीटा डी ग्लूकोज का कितना रहता है, प्लस 19 रहता है ना, पर वो चेंज होकर किसमें आ जाता है, 52 में आ जाता है। ठीक है, ये इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि ऐसा होने का रीजन क्या है, तो रीजन ये है, तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अपन इस तरह से बनाएंगे। एक मिनट, थोड़ा सा मैं अभी बीटा डी ग्लूकोज को यहाँ से हटा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज पर अपन फोकस करते हैं। क्या कहा गया है, ये इस तरह का फिनोमिना होता है, ऐसा कहा गया। होता ये है कि आपने जैसे एक सॉल्यूशन बनाया, आपके पास दो तरह के फैक्टर है, आपके पास एक एसिडिक फैक्टर है और एक आपके पास है बेसिक फैक्टर। तो इससे होता क्या है, एसिडिक एंड बेसिक फैक्टर से, जैसे तो मैं एसिडिक फैक्टर जो H+ वाला फैक्टर है उसको यहाँ पर लिखता हूँ। आपको बताइए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये आपके अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। H+ क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद ये ऑक्सीजन जो है ये क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा बॉन्ड देखते हैं जरा, आप देखो यहां से इसने बॉन्ड ब्रेक कर लिया और ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आया। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ से जुड़ा हुआ मतलब इस कार्बन पर कौन जुड़ जाएगा, OH ऐड हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अल्कोहल ऐड हो जाएगा। और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। तो ये OH नेगेटिव आके अटैक कर देगा इस कार्बन पे। जैसे ही OH नेगेटिव अटैक करेगा कुछ इस तरह से नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखते रहना। नेक्स्ट इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इस तरह के स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखो, एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप है। क्या कभी भी आपने किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक ही कार्बन पे दो OH देखे, कभी नहीं मिलेंगे आपको, पॉसिबल ही नहीं है एक ही कार्बन पे दो OH। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन देखो, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, जैसे सेकंड ईयर की बात करें, सेकंड ईयर में आप पढ़ते हो विस डाई हैलाइड, है ना, सॉरी विस डाई अल्कोहल का आप बड़ा पढ़ते हो। जेम डाई अल्कोहल होता है, आप पढ़े हो जेम डाई अल्कोहल। ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है मैं इसको जेम डाई अल्कोहल बोल सकता हूँ। पर क्या जेम डाई अल्कोहल की कभी स्टडी की आपने, नहीं की। क्यों, क्योंकि जेम डाई अल्कोहल क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जेम डाई अल्कोहल जैसे ही फॉर्मेशन होता है, मतलब एक ही कार्बन पे जैसे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप आते हैं, दो OH ग्रुप आते हैं, उनमें से क्या निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है। यहाँ पर क्या केस बनता है, यहाँ पर ये बनता है कि ये दिख रहा है आपको, यहाँ से ये यहाँ से क्या करेगा, H2O रिमूव करेगा, -H2O हो जाएगा। और ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आपके एल्डिहाइड में चेंज होगा, ये हो गया एल्डिहाइड में चेंज, है ना। बाकी इस पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर रहेगा, इसलिए मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ, है ना, सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा। तो देखो क्या हुआ, अब ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहता है इस तरह से। मतलब ये डी ग्लूकोज, आपकी जो अल्फा डी ग्लूकोज है ये किसमें चेंज होता है, ओनली डी ग्लूकोज में चेंज होता है। ये आपके क्या है, डी ग्लूकोज है, ये डी ग्लूकोज में चेंज हो रहा है। और ये चेंज बार बार चलता रहता है ना, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक कि दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो जाता। इसका जो आपकी कितना था, अल्फा की वैल्यू 1 + 112 डिग्री, इसकी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है, +52 डिग्री। तो इस तरह का ये प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है। इसलिए क्या होता है, म्यूटा रोटेशन होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया, आप समझ गए होंगे इस एक्सप्लेनेशन को। उसी तरह से अपन किसके लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेम एज इट इज ये एक्सप्लेनेशन अब किया जा सकता है किसके लिए, बीटा डी ग्लूकोज के लिए। जैसे उसको भी, इसके लिए भी अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। सिमिलर केस आपके बीटा डी ग्लूकोज के साथ बनेगा। एनोमेरिक कार्बन से ही अटैच है, हेमी एसिडल वाले का फॉर्मेशन हो रहा है। सेम केस यहाँ पर है, मैं सीधा ही लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये H2O से रिएक्शन करेगा, है ना। H2 एक्वस सॉल्यूशन बनाया, H+ और OH-
आपके पास एसिडिक और बेसिडिक दोनों टाइप के कंपोनेंट अवेलेबल हैं, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये आपके चेंज हो जाएगा CHO और बाकी वही कॉन्फ़िगरेशन है ना। ये किसमें चेंज होगा, डी ग्लूकोज में, ये चेंज होगा डी ग्लूकोज में। सो क्या हुआ यहाँ पर, आप ये बात समझ गए होगे आराम से। तो यहाँ पर ये हो रहा है, और इसका जो आपके अल्फा डी ग्लूकोज सॉरी बीटा डी ग्लूकोज होता है, इसका कितना होता है 52 डिग्री का होता है, और ये सॉरी ये कितना होता है +19 डिग्री का होता है, और एक इसमें चेंज होता है +52। तो इस तरह से इनके बीच में क्या सेट होता है, इक्विलिब्रियम और म्यूटा रोटेशन का फिनोमिना होता है। तो देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर की हेल्प से अपन ने म्यूटा रोटेशन को एक्सप्लेन कर लिया, ये एक्सप्लेन कर लिया कि आपके इसमें शिफ्ट रिएजेंट है, शिफ्ट रिएजेंट किस टाइप से क्यों रिएक्ट नहीं कर पाता है एल्डिहाइड से, और ये भी एक्सप्लेन कर लिया कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में आपके ये एल्डिहाइड क्यों नहीं स्पेक्ट्रम दे पाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह से अपन समझेंगे कि आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी सिर्फ यहाँ तक अपन को रुकना नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक और बात देखी गई कि आपके जो एल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लूकोसाइड जैसे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, ग्लूकोसाइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या मतलब है ग्लूकोसाइड का, देखो ग्लूकोसाइड का मतलब ये है, मतलब अब मैं इसको अलग से केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपको पढ़ाऊंगा कि ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस और ग्लूकोज। सो आज मैं वीडियो यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, आगे मैं बात करेंगे, आगे और अपन डिस्कशन करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर का। क्या डिस्कशन करेंगे, तो हावर्थ जो आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने ग्लूकोज के कुछ स्ट्रक्चर, साइक्लिक जो संरचना है उनके बारे में अपन को बताया था, उसके बारे में अपन का नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।